हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डिकोड आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में इन फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करी थी और हम लोगों ने यहाँ तक कंटिन्यू किया था कि किस तरीके से कौटिल्य के अनुसार नेशनल इंटरेस्ट शक्ति और प्रकृति के मिलाप से बनता है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन से वो डिटर्मिनेंट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट साबित होते हैं जब भी हम फॉरेन पॉलिसी के फॉर्मेशन या मेकिंग के बारे में बात करते हैं। वो डिटर्मिनेंट्स क्या हैं? चलिए यहाँ पे फोकस करते हैं। द कोर इंस्टीट्यूशंस, पहले तो ये जान लेते हैं कि कौन कौन से वो कोर इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि होते हैं बिहाइंड द मेकिंग ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी। कोर इंस्टीट्यूशंस, सबसे पहले ऑब्वियसली फॉरेन मिनिस्ट्री तो होगी ही, इसके अलावा होम मिनिस्ट्री होती है, इसके अलावा डिफेंस मिनिस्ट्री होती है और उसके साथ साथ डीआरडीओ भी होती है। दोस्तों, जब भी एक देश दूसरे देश से फॉरेन रिलेशंस बनाता है, बायलैटरल रिलेशंस बनाता है या पूरे विश्व के साथ या किसी एक पर्टिकुलर रीजन में रिलेशंस बनाता है, तो उसके दिमाग में जितने सारे फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड डिसीजंस होते हैं, ऑल दोस डिसीजंस आर टेकन बाय द फॉरेन मिनिस्ट्री। सो फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस जो है वो फॉरेन मिनिस्ट्री लेती है। हालांकि इसमें भी दिक्कत यह है कि बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टाफ्ड है, इट इज़ हाईली अंडरस्टाफ्ड, हमें यहाँ पे लोगों की ज़रूरत है। दूसरी तरफ जो होम मिनिस्ट्री होती है, इसका काम यह होता है कि जब भी फॉरेन पॉलिसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसमें जाहिर सी बात है हम नेबर्स की भी बात करेंगे। और अगर हम नेबर्स की बात करते हैं तो मान लेते हैं ये हमारा प्यारा भारत है, मान लेते हैं कि यहां पे हमारे सामने है चाइना, यहां हमारे सामने है पाकिस्तान, यहां पे है श्रीलंका और अन्य देश। तो ये होम मिनिस्ट्री का रोल ये होता है कि जब भी हम नेबर्स से रिलेशंस की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे जिस तरह के भी रिलेशंस होंगे वो किसी भी तरीके से हमारे सिक्योरिटी को, हमारे नेशनल सिक्योरिटी को, नेशनल इंटरेस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इसीलिए नुकसान ना हो और बॉर्डर्स जो हैं वो सेफ रहें, वो स्टेबल रहें, इसके लिए हमें आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, बीएसएफ, इन सब ऑर्गेनाइजेशंस की हमें जरूरत होती है और इन सब का बागडोर संभालती है होम मिनिस्ट्री। सो टेक्निकली अगर मान लेते हैं कि फॉरेन पॉलिसी में एक डिसीजन लिया गया फॉरेन मिनिस्ट्री द्वारा विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड बांग्लादेश, तो उसमें अगर कहीं पे भी बॉर्डर डिस्प्यूट होता है या अगर पाकिस्तान के साथ कोई डिसीजन लिया गया, अगर उसमें कोई बॉर्डर डिस्प्यूट्स होता है तो उसमें जाहिर सी बात है कि हमें बीएसएफ की जरूरत पड़ेगी और ये बीएसएफ जो है वो होम मिनिस्ट्री के अंडर में होता है। तो होम मिनिस्ट्री से डिसीजन लेना, होम मिनिस्ट्री से क्लियरेंस लेना, ये जरूरत बन जाता है फॉरेन मिनिस्ट्री के लिए। इसीलिए जब भी फॉरेन मिनिस्ट्रीज बनती हैं तो फॉरेन मिनिस्ट्री प्लस होम मिनिस्ट्री ये लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री। डिफेंस मिनिस्ट्री भी उसी लाइन पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे हमें एक पूल मिल जाता है, इट्स अ पूल ऑफ सर्विसमैन जो कि हर डिफेंस स्ट्रीम से आते हैं, चाहे वो आप मिलिट्री बोल लीजिए, आर्मी बोल लीजिए, एयरफोर्स बोल लीजिए, जिनके पास स्पेशल स्किल होता है, नॉलेज होती है, जिन्हें पता होता है कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट कितनी जरूरी है एक देश को मजबूत और स्ट्रांग बनाने के लिए। ऐसी स्थिति में हमें जब भी किसी दूसरे देश के साथ डिफेंस मीट करते हैं, फॉरेन पॉलिसी के समय अगर हम डिफेंस टाइज करते हैं, तो इस सब में हमें डिफेंस मिनिस्ट्री की एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी रशिया के साथ इंडिया ने एक डील मान लीजिए साइन किया विद रिस्पेक्ट टू बैलिस्टिक मिसाइल्स या ब्राह्मोस मिसाइल। तो फॉरेन मिनिस्ट्री के पास वो एक्सपर्टीज नहीं है कि हम समझ सके कि कौन कौन सी वो टेक्निकलिटीज होती हैं जो कि हमें जरूरत पड़ेगी रशिया के साथ ऐसे डिफेंस मीट्स के लिए। ये सिचुएशन में फॉरेन मिनिस्ट्री को जरूरत पड़ेगी डिफेंस मिनिस्ट्री की। रही बात डीआरडीओ की, डीआरडीओ दोस्तों वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमें सेल्फ सफिशिएंट बनाने की कोशिश करता है, जो हमारे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ सफिशिएंसी प्रोवाइड कराने की कोशिश करता है। और इसका फायदा दोस्तों यह होता है कि किसी भी तरीके से हम अपने इंपोर्ट बिल ही सिर्फ कम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम किसी भी देश के अंदर दबाव में नहीं आएंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर वो देश हमें वो चीज प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो हमें पता है कि किस तरीके से उन चीजों को खुद बनाना पड़ता है। तो अगर हम सेल्फ सफिशिएंट बन जाए, अगर हम सेल्फ रिलायंट बन जाए, तो वी विल हैव अ गुड पोजीशन टू नेगोशिएट। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आजकल डीआरडीओ में एक और चीज इंट्रोड्यूस हुआ है, वो ये है कि हम प्राइवेट प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में। अब हम बात करते हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी के ट्रेंड को लेकर। दोस्तों, ये जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी का जो ट्रेंड है, इस ट्रेंड को हम लोग 3 फेजेस में पढ़ेंगे। फेज 1 जो है दोस्तों वो 1950 से 1980s के बीच में है। फेज 2 जो है वो 1980 से 2000 के बीच में है और दोस्तों जो फेज 3 है वो 2000 ऑनवर्ड्स है। यहां पे हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले 1950 से 80 के दशकों में शुरुआती तौर पे जब भारत आजाद हुआ था तो भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि किस तरीके से हमारा देश जो है उसकी निर्माण करी जाएगी, यानी कि मेकिंग ऑफ द नेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह से हमारा देश निर्माण होगा, जिस तरह से हमारा देश बनेगा, उसी के बेसिस पे, उन्हीं प्रिंसिपल्स पे ही आगे चल के हम किसी दूसरे देश के साथ रिलेशंस रखेंगे। तो जाहिर सी बात है अगर हम डेमोक्रेसी की जगह पे डिक्टेटरशिप वाला प्रिंसिपल अपनाते उस समय, तो हम किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के साथ रिलेशंस नहीं रख पाते।
से फॉर एग्जांपल जिस तरीके से आज नॉर्थ कोरिया के साथ भारत का रिलेशन उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा साउथ कोरिया के साथ है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो इंडिया जब इस फेज में था, 1950s से 80s के फेज में था इनिशियली, तो भारत के पास यह ऑप्शन था कि हम किसी भी तरीके से इतना ज्यादा वर्ल्ड के साथ इंटीग्रेट नहीं करेंगे, हम अपने इकोनॉमी को जो है वो क्लोज रखेंगे। हमने अपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होती है, जो हार्ड पावर होता है, उसके अंदर ना ही सिर्फ मिलिट्री बल्कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी इंपॉर्टेंस रखती है। उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम चाहते थे 1950s के अर्ली सिचुएशंस में कि हम सेल्फ सफिशिएंट बने, हम अपनी इकोनॉमी को क्लोज करके रखें। जो लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं या उनके स्टूडेंट्स हैं, उनको पता होगा कि सब्सटीट्यूशन क्या चीज़ है या इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन क्या चीज़ है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ इसको गूगल कर लें, और अगर आपको लगता है कि इसके ऊपर एक वीडियो की जरूरत है तो प्लीज़ कॉमेंट करें। यहाँ पे सिचुएशन है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। दूसरी तरफ क्योंकि हमारा इकोनॉमिक क्लोज है, तो हमारे देश में उस समय प्राइवेट प्लेयर्स का बहुत ही कम स्कोप होता था व्हेन इट कम्स टू फॉरेन पॉलिसी। लेकिन चीजें बदल जाती हैं 1980 के बाद से। 89 में जब बर्लिन वॉल गिरती है, 89 में जब बर्लिन वॉल गिरती है, सोवियत रशिया टूटता है, जब कोल्ड वॉर खत्म होता है, तो चीजें बदल जाती हैं। और उसी समय हमारे देश में भयानक बीओपी क्राइसिस चल रहा था, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस थी, यानी कि हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज की कमी थी, जो कि हमारे इंपोर्ट बिल को अफेक्ट करती। ठीक है दोस्तों, उस समय हमें दोस्तों आईएमएफ से लोन लेना पड़ा, और यह कोई चॉइस नहीं थी और कोई ऑप्शन नहीं था। और आईएमएफ ने जब हमने लोन लिया तो आईएमएफ में जितने सारे कैपिटलिस्ट कंट्रीज है, खास करके यूएस, उन्हें यह बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लगी, और उन्होंने हमारे साथ साथ आईएमएफ को जैसे ही पता चला और उन्होंने क्या किया, हमें जबरदस्ती मजबूर किया कि आप एलपीजी रिफॉर्म्स करिए, अपनी इकोनॉमी को ओपन करिए, और हमें ओपन करना पड़ा। उस समय यूनिपोलर सिस्टम हुआ करता था, पूरी बागडोर जो है वो यूएस के पास थी, और यूएस डिक्टेट करता था, यूएस अपनी डॉलर डिप्लोमेसी दिखाता था, और हमें मजबूरन इकोनॉमी खोलनी पड़ी। और जैसे ही इकोनॉमी खुली दोस्तों, उसी के साथ साथ हमारे प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं, उनको एक मौका मिला फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में कुछ बोलने का, उनका से आया। और एक और चीज दोस्तों कि जब हमने अपनी इकोनॉमी खोली तो सिर्फ इकोनॉमी नहीं खुली, उसके साथ साथ और कई एस्पेक्ट्स खुल गए, जैसे सोशल एस्पेक्ट्स खुले, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ा। तो सोशियो कल्चरली हम लोग बहुत ज्यादा चेंज हुए हैं सिंस एलपीजी रिफॉर्म्स। अब हम बात करते हैं 2000 ऑनवर्ड्स। दोस्तों जब इंटरनेट का युग आया तो पूरी की पूरी दुनिया जो है और ज्यादा इंटीग्रेटेड हो गई, और जितनी ज्यादा इंटीग्रेट हुई उतना ही फॉरेन पॉलिसी मेकिंग जो है वो कॉम्प्लेक्स होती रही। हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखने की जरूरत आन पड़ी। सबसे मेजर चेंज जैसे हमें पता है कि सोशल मीडिया, और किस तरीके से वो पब्लिक ओपिनियन को मोल्ड भी करती है और फॉर्म भी करती है, किस तरीके से वो लॉबिंग करती है, किस तरीके से वो गवर्नमेंट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है। जो डायस्पोरा है दोस्तों, उनका बहुत मेजर रोल होने लग गया हमारे फॉरेन पॉलिसी मेकिंग पे, और हम लोग और ज्यादा प्रैग्मेटिक होते रहे। लेकिन एक चेंज जो आया मोदी एरा से, वो एक नया चेंज है और एक नया डिप्लोमेसी है, जिसको कहते हैं हम लोग पर्सनल डिप्लोमेसी। और ये पर्सनल डिप्लोमेसी मोदी जी ने स्टार्ट करी, जिसका हम लोगों को काफी ज्यादा फायदा भी हुआ। तो पर्सनल जो डिप्लोमेसी है, ये एक नया एस्पेक्ट आया 2000 ऑनवर्ड्स, खास करके मोदी 2015 ऑनवर्ड्स। तो आई होप आप लोगों को ये चलन, ये पैटर्न समझ में आ रहा है, ये ट्रेंड समझ में आ रहा है भारत के फॉरेन पॉलिसी मेकिंग का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोग जो हैं इससे बेनिफिट पा सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद।